जॉनीपुर गांव की तेल फैक्ट्री में चंदन काम किया करता था। ज्यादा कमाई ना होने के कारण उसका परिवार बहुत गरीबी में जी रहा था। एक रोज वो फैक्ट्री से लौट रहा होता है, तभी उसे ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। कुछ दूर जाने पर उसे एक टेंट में शादी होते हुए दिखाई देती है। स्टेज पर खड़ी दुल्हन को देखकर चंदन को अपनी बेटी गरिमा की याद आ जाती है। एक दिन मैं भी अपनी गरिमा की इसी तरह शादी करूंगा, बहुत धूमधाम से विदाई करूंगा उसकी। काका, आपको कहीं लगी तो नहीं? मुझे माफ कीजिएगा, वो अचानक से मेरी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। नहीं नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है। मैं ही सड़क के बीच में खड़ा था और मेरा ध्यान भी कहीं और था। लेकिन काका, आप मेरे कारण गिरे हो, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। आप कहाँ जा रहे थे? मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं बेटा, मुझे चोट नहीं लगी है, मैं चला जाऊंगा, अपने आप चला जाऊंगा मैं, तुम चिंता मत करो। अरे नहीं काका, मैं छोड़ देता हूँ आपको, आप बैठिए मेरी बाइक पे, प्लीज बैठिए ना। विकास के ज्यादा कहने पर चंदन मना नहीं कर पाता और उसकी बाइक पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में विकास उसे उसके घर छोड़ देता है तो घर के बाहर ही उसकी बेटी गरिमा खड़ी होती है, जो बाइक पर चंदन को आता हुआ देखकर हैरान हो जाती है। पिताजी, आज आपको आने में बहुत देर हो गई। माँ कब से आपका इंतजार कर रही है। वो माफ कीजिएगा, हमारे कारण इनको देरी हो गई। वैसे मुझे बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप रुकिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे घर तक छोड़ने के लिए। तभी विकास वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। बीतते समय के साथ चंदन अब अपनी बेटी के लिए रिश्ते देखना भी शुरू कर देता है। एक रोज उसकी बेटी गरिमा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, जो और कोई नहीं विकास और उसके माता पिता होते हैं। वो बात ऐसी है भाई साहब कि मेरा बेटा कुछ दिनों पहले ही शहर से वापस आया है और आपकी बेटी को देखते ही उसने पसंद कर लिया, तो हमने भी रिश्ता लाने में देरी नहीं की। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है बहन जी कि इतने बड़े घर से मुझ गरीब की बेटी के लिए रिश्ता आया है। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। नींबू पानी, आप अपने यहाँ आए मेहमानों का स्वागत नींबू पानी पिलाकर करते हैं, ऊपर से पानी ठंडा भी नहीं है। दीदी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपको नहीं पीना तो लाइए, मुझे दीजिए। वैसे मेरे बेटे की पसंद तो अच्छी है, मानना पड़ेगा, आपकी बेटी सुंदर तो बहुत है। बहन जी, सुंदर ही नहीं, मेरी बेटी बहुत गुणवान भी है, बिल्कुल अपनी माँ की परछाई है, हर काम में निपुण है मेरी गरिमा। दोनों पक्षों के बीच सारी बातचीत होने के बाद गरिमा और विकास का रिश्ता तय हो जाता है और कुछ दिनों में पंडित को दोनों की कुंडली दिखाकर उनकी शादी का दिन भी तय कर दिया जाता है। गरीब चंदन अच्छे और बड़े घर का रिश्ता मिलने से बहुत खुश था। दोनों घरों में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। तभी तैयारियों में हाथ बटाने के लिए पड़ोसन उर्मिला फूलों की टोकरी लिए आती है। वैसे चंदन भैया, तुम्हारी बेटी के तो भाग्य खुल गए सच में। लेकिन भैया, इतने अमीर घर में रिश्ता जोड़ रहे हो तो दहेज वहेज का इंतजाम कर लिया है ना? हाँ उर्मिला बहन, गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजूंगा। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये कह रही हूँ, वो बड़े लोग हैं तो उनके हिसाब से तो दहेज देना पड़ेगा ना आपको। सोने के गहने या नया फर्नीचर, हो सके तो 4 पहिए वाली गाड़ी भी। काकी, ये आप क्या कह रही हो? मेरे ससुराल वालों ने दहेज मांगा ही नहीं है। अरे भोली लड़की, दहेज कोई मुंह खोल के थोड़ी ना मांगता है, वो बड़े लोग हैं। लेकिन तेरे बाबा का तो फर्ज बनता है ना कि वो अपनी बेटी को ठीक ठाक सा दहेज दे, ताकि तुझे कल को ससुराल में दहेज के लिए सुनना ना पड़े। पर कहाँ ही दे पाएंगे तेरे बाबा इतना दहेज। क्यों गरिमा की माँ, गलत कहा क्या मैंने? उर्मिला की ये बात सुनकर गरिमा की माँ तो कुछ नहीं कहती, लेकिन चंदन बहुत सोच में पड़ जाता है। ना जाने किस गरीब भिखारी की बेटी को ब्याह लाए जो दहेज के नाम पर खाली हाथ चली आई है। नहीं नहीं, मेरी बेटी ने अब तक की अपनी जिंदगी वैसे ही गरीबी में गुजारी है। अब जब उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है तो मैं उसमें कोई कमी नहीं कर सकता। चंदन ठान लेता है कि वो अपनी बेटी को उसके दहेज के कारण ससुराल में ताने नहीं पड़ने देगा, इसलिए वो उसे दहेज में अपनी हैसियत से बढ़कर चीजें देगा, जिसका इंतजाम करने के लिए वो कुछ दिनों बाद अपना घर गिरवी रखकर
गांव के बड़े सेठ से पैसे उधार लेता है और वो पैसे बैग में लेकर वो घर जा ही रहा था तो रास्ते में मंदिर देखकर वो दर्शन करने के लिए रुक जाता है। हे प्रभु, आपकी दया से ये गरीब इन पैसों से अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करने जा रहा है। बस अपना आशीर्वाद मेरी बेटी पर बनाए रखना। चंदन प्रार्थना करके जैसे ही आंखें खोलता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि पैसों का बैग उसके सामने से गायब था। वो मंदिर में पागलों की तरह पैसों के बैग को ढूंढता है। तभी पंडित उसे बताता है कि उसके बगल में जो आदमी खड़ा था वो बैग को चुपचाप उठाकर ले गया। पंडित के कहने पर वो तेजी से भागने लगा था। हे भगवान, मुझे लगा वो पूजा करने के लिए खड़ा है, लेकिन वो तो चोर निकला। अब मैं क्या करूँगा? कहाँ से लाऊंगा अपनी बेटी का दहेज? चंदन निराश होकर घर पहुंचता है तो देखता है कि गरिमा के ससुराल की तरफ से उसके लिए शादी का जोड़ा आया था, जिसे देखकर उसकी बेटी बहुत खुश थी। वो अपने घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता और अगले दिन अपने सभी जानने वालों से कुछ कुछ पैसे उधार लेता है, जिससे वो सोने के नकली गहने और पुराना फर्नीचर लेकर उस पर नया पेंट करवाता है और शादी वाले दिन वही दहेज अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल भेजता है। शादी के एक हफ्ते बाद जब सुमित्रा अपनी बहू के गहने को पॉलिश करवाने के लिए सुनार के पास भेजती है तो उसके नकली होने का पता चलता है। साथ ही काम्या का बेटा खेलते हुए सोफे की लकड़ी को खोद देता है, जिससे उसका पेंट उतरने लगता है। माँ, देख रही हो ना, आपकी बहू के घर से ये नकली दहेज आया है। नकली? नहीं नहीं नैना जी, ये आप क्या कह रही हो? मेरे बाबा गरीब जरूर है, लेकिन वो अपनी बेटी को नकली दहेज कभी नहीं देंगे। लेकिन बहू, जो गहने तुम पहन कर आई थी उन्हें पॉलिश करते हुए सुनार ने बताया कि उन पर सोने का पानी चढ़ा है। लो, अब कहो कि माँ भी गलत बोल रही है। अगले दिन चंदन अपनी पत्नी के साथ गरिमा के ससुराल आता है तो गरिमा की ननद नकली दहेज को लेकर उसे बहुत ताने देती है, जिसकी वजह से चंदन का सर शर्म से झुक जाता है। बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी इज्जत बचाने की मजबूरी में ये नकली दहेज दिया। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो नकली दहेज पकड़ा दिया अपनी बेटी को? नहीं दे सकते थे तो नहीं देते, दिखावा करने की क्या जरूरत थी? अरे जीजा जी, आप अचानक से? हाँ, वो ये तो वही बैग है जो मंदिर से चोरी हो गया था। इसमें मेरे पैसे भी थे। ये बैग आपके पास कैसे आया? ये तो मेरा ही बैग है। यानी उस दिन मंदिर से मेरे पैसे चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके ये दामाद थे। ओ बुड्ढे, ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पति को चोर कैसे कहा तुमने? तभी चंदन अपने पैसे चोरी होने की बात बताता है और राजेश को भी घबराहट के मारे पसीने आने लगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे उन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मुझे मेरा कर्ज चुकाना था। मैं अपनी सास से पैसे मांगकर अपनी इज्जत नहीं घटाना चाहता था, इसलिए मैंने वो पैसे चुराए। मैं कोई चोर नहीं हूँ। आपके कारण मेरे बाबा को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं नहीं गरिमा, ऐसा मत करो। मैं अपने पति की तरफ से माफी मांगती हूँ, ऐसा मत करो। समधी जी, मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ कि मेरे घर के सदस्यों के कारण आपको नकली दहेज देने की नौबत आई, लेकिन अब मैं आपकी बेटी को उसके ससुराल में किसी बात की कमी नहीं होने दूंगी। उसकी ये बात सुनकर चंदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बात का सुकून भी होता है कि अब उसकी बेटी को उसके ससुराल में कोई दिक्कत नहीं होगी।